हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है ये इंडियन नेवी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का दिन इंडियन नेवी के लिए स्पेशल है। तो इंडियन नेवी द्वारा 3 इंडिजिनसली डेवलप्ड वेसल्स को सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा, जिसमें से 2 जो है वो कम्प्लीटली डिज़ाइंड और डेवलप्ड इंडिया में है, वहीं पर एक जो है ये इंडिया में ही लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के अंतर्गत बने डिस्ट्रॉयर INS सूरत की, वहीं पर इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास के अंतर्गत बने फ्रिगेट INS नीलगिरी की, और इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनी सबमरीन INS वागशीर की। तो INS सूरत और वागशीर जो हैं ये अपने अपने क्लास की लास्ट वेसल्स हैं, यानी कि बाकी सारे जो वेसल्स हैं ये कमीशन्ड हैं। INS सूरत जो है ये विशाखापट्टनम क्लास की लास्ट वॉरशिप है, और ये डिस्ट्रॉयर इस क्लास का सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर भी माना जाता है। खैर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ये चीज़ हम जानते हैं कि इनका जो मेन रडार है ये एल्टा ELM 2248 MF स्टार एस बैंड AES से रडार है, जो कि 400+ किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्कैन करने में सक्षम है। वहीं पर जो एयर सर्च रडार है ये बेल का LW08 L बैंड एयर सर्च रडार है। बाकी सरफेस सर्च के लिए यहाँ पर टर्मा का स्कैंटर 6002 X बैंड रडार भी दिया गया है। तो यहाँ पर 2 टाइप के सोनार हैं, दोनों बेल द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। एक हमसा NG एक्टिव पैसिव सोनार है, वहीं पर एक एक्टिव टोड एरे सोनार दिया गया है जिसे नागिन कहा जाता है। बाकी सेल्फ डिफेंस के तौर पर यहाँ पर 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम दिए गए हैं, जो कि बरागेट सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में 2x8 की कॉन्फ़िगरेशन में 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर दी गई है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन में फुल साइज 533 मिलीमीटर की टोरपीडो ट्यूब्स दी गई हैं, और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी दिए गए हैं। मेन गन यहाँ पर ऑटो मिलारा की 76 मिलीमीटर नेवल गन है। पर सूरत के साथ यहाँ पर जो गन लगी हुई है, इसको लेकर अभी तक जितने वीडियोस आए हैं उसमें डिजाइन जो है वो स्टेल्दी नहीं लग रहा है। पहले ये मानकर चला जा रहा था शायद यहाँ पर स्टेल्दी शेप का कवर है जो नहीं लगाया गया है, पर वो भी अभी तक नजर नहीं आया है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है। बाकी डिस्ट्रॉयर्स की तरह यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम को दिया गया है, और यहाँ पर 2 12.7 मिलीमीटर की M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन भी दी गई हैं। बाकी सेल्फ डिफेंस के लिए 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स और 2 मारीज टोरपीडो काउंटर मेजर सिस्टम को दिया गया है। बाकी ये 2 हेलीकॉप्टर्स को कैरी करने में सक्षम है, 2 हैंगर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी जब बात आती है नीलगिरी क्लास की, तो INS नीलगिरी जो है वो काफ़ी एडवांस फ्रिगेट होने वाली है इंडियन नेवी की। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि इंडियन नेवी की सबसे एडवांस फ्रिगेट होने वाली है। और यहाँ पर जो मेन एयर सर्च रडार है ये एक्चुअली शेयर किया जाता है INS विशाखापट्टनम क्लास से ही, और ये सेम एल्टा का 2248 MF स्टार एस बैंड रडार है। वहीं पर यहाँ पर जो एयर सर्विलेंस रडार है ये इंदिरा का लांजा N है, जो कि एडवांस L बैंड रडार है। वहीं पर जो बाकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसके अंतर्गत ये करीबन 8 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगी, और डिस्ट्रॉयर्स की तरह ये 32 बराकेट सरफेस टू एयर मिसाइल भी कैरी करेंगी। एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी की बात करें तो ये थोड़ी डिफर करेंगी, ये 2x3 की कॉन्फ़िगरेशन में टोरपीडो लॉन्चर्स को कैरी करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो टोरपीडो लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है वो फुल साइज 533 मिलीमीटर के टोरपीडोज की नहीं है, बल्कि ये लाइट टोरपीडोज को फायर करने में सक्षम होंगी। बाकी एक और जो बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है वो ये है कि एक बार में यहाँ पर एक ही हेलीकॉप्टर कैरी करने की क्षमता है, जिसके हिसाब से एक हैंगर यहाँ दिया गया है। एक और चीज़ यहाँ पर जो स्पेशल है वो ये है कि यहाँ पर जो सुपर रैपिड गन माउंट दी गई है ये प्रोग्रामेबल है और स्मार्ट म्यूनिशंस को फायर करने में सक्षम है। बाकी यहाँ पर ऑटोमेशन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जिसकी वजह से जो क्रू संख्या है वो कम हो गई है, और इसमें खाली 226 क्रूज की ही रिक्वायरमेंट है। बाकी इस शिप के कंस्ट्रक्शन में भी एडवांस मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को यूज़ किया गया था। बाकी बात करें INS वागशीर की, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने के लिए नहीं है। INS वागशीर जो है ये कलवरी क्लास की लास्ट सबमरीन है, जिसके बाद से एक लंबा गैप आएगा इन स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को इंडक्ट करने का, और अराउंड 9 से 10 साल बाद जो एडिशनल 3 सबमरीन्स ली जा रही हैं वो इंडियन नेवी रिसीव करना स्टार्ट करेंगी, जिनकी साइनिंग आने वाले कुछ महीनों में होगी। तो ये एक्चुअली बड़ा दिन है, क्योंकि ये तीनों सिस्टम इंडिया में ही बने हुए हैं। वहीं पर इसके पैरेलल में एक कॉन्ट्रास्ट भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं अडानी द्वारा हर्मीस 900 UAVs को इंडिया में बनाया जाता है, जिसको दृष्टिजन कहा जा रहा है।
तो ये यूएवीज इंडिया में बन रहे हैं, इजराइल को भी सप्लाई किए जा रहे हैं, इवन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी सप्लाई किए जा रहे हैं। स्पेसिफिकली 4 के नंबर में इनके ऑर्डर्स जो हैं ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा दिए गए, जिसमें 2-2 के नंबर में ये इंडियन आर्मी और नेवी को डिवाइड होने थे। तो मेनली ये यूएवी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए लिए जाने थे और ऐसे ही एक एक्सेप्टेंस ट्रायल के दौरान गुजरात के पोरबंदर में एक यूएवी क्रैश हो गया। तो ये यूएवी क्योंकि ट्रायल में था इसलिए इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट नहीं किया जा रहा था और इसको ओईएम द्वारा ही ऑर्डर किया जा रहा था, तो इसमें इंडियन नेवी का नुकसान नहीं है। तो अब क्रैश के कारण क्या है ये तो फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, पर यह ज़रूर बता दिया गया है कि ड्रोन की रिकवरी चल रही है। बाकी ये यूजेबल कंडीशन में होगा या नहीं होगा इसकी भी इंफॉर्मेशन फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये ड्रोन करीबन 145 करोड़ पर पीस पड़ता है और इस ड्रोन में 70% इंडिजिनस कंपोनेंट को इस्तेमाल किया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिजिनस है। ये R&D जो है ये एल्बिट सिस्टम की है जो कि OEM है, पर जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग है ये अडानी द्वारा करी जाती है। तो क्रैशेस की अगर बात करें तो टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही इंडियन नेवी का MQ-9 भी क्रैश किया है, जो कि अगेन काफ़ी प्रूवन ड्रोन है और दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन्स में से एक है। बाकी अगर हर्मीस 900 की भी बात करें तो ये भी एक प्रूवन ड्रोन है और दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। अजरबैजान, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड, मैक्सिको, फिलीपींस और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज इन्हें इस्तेमाल करती हैं। बाकी इजराइल द्वारा भी अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस के दौरान इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रूवन ड्रोन है इसलिए वाइडली यूज्ड है। बाकी क्रैश होना भी बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं, पर इस चीज़ को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये मानकर चला जा रहा था कि हर्मीस 900 की वजह से जो रुस्तम का प्रोग्राम है वो अफेक्ट हुआ है और इंडियन आर्म फोर्सेस हर्मीस 900 को रुस्तम के ऊपर प्रेफर कर रही हैं। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट बनता है अगर हम आज के इंडक्शन को देखें और फिर हर्मीस 900 को देखें, जो कि एक लेबल्ड इंडिजिनस प्रोडक्ट है पर रियलिटी कुछ और है जैसा कि हम जानते हैं। तो ये वैसे ही थोड़ा फिशी प्रोग्राम था, पर यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस दृष्टि 10 को प्रेफर कर रही हैं इंडिजिनस रुस्तम 2 या फिर तपस BS-201 पे। तो रियलिटी ये नहीं है। तो खाली 4 के ही नंबर में दृष्टि 10 के ऑर्डर दिए गए हैं जो कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए है। इसके कंपैरिजन में रुस्तम 2 के या फिर तपस BS-201 के 10 के नंबर में ऑर्डर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, 6 इंडियन एयरफोर्स से और 4 के अराउंड इंडियन नेवी से। हुआ ये है कि रुस्तम 2 के प्रोजेक्ट को मिशन मोड के प्रोजेक्ट स्टेटस से हटा दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ साफ साफ इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा कही गई है कि वो इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो ऑल अप वेट है वो इस यूएवी का काफ़ी ज़्यादा है और वहीं पर जो एंड्योरेंस यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सर्विस सीलिंग एक्सपेक्ट करी जा रही थी, वो इस यूएवी द्वारा अचीव नहीं करी गई। बाकी ये चीज़ देखी गई कि काफ़ी काम करने के बावजूद जो इम्प्रूवमेंट हुए वो बहुत ज़्यादा नहीं मिले। इसलिए ये चीज़ कही गई कि DRDO द्वारा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फ्रीज कर दिया जाए और इसके बाद सर्टिफिकेशन पर काम किया जाए, ताकि जितने भी प्रूवन पैरामीटर्स हैं उनको लेकर चीज़ें सर्टिफाई हो पाए और जिसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस इनको सर्विस में इंडक्ट कर पाएँ। तो इसलिए इंडियन नेवी और एयरफोर्स लिमिटेड नंबर में इनको इंडक्ट करेंगी, जो कि दृष्टि 10 के कंपैरिजन में नंबर्स में ज़्यादा होंगे। पर कुछ डिज़ाइन रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज़ हैं जो कि इम्प्रूव नहीं हो सकते। यहाँ पर 2 इंजन्स को कैरी किया जाता है जो कि इस ड्रोन का वेट भी बढ़ाते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ाएंगे और मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी रेट को भी अफेक्ट करेंगे। तो इससे एक बेहतर डिज़ाइन प्रपोज किया गया है जो कि आर्चर NG के फॉर्म में है और अब जो फोकस है वो आर्चर NG पर ही है। इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट ड्रोन्स को लेकर काफ़ी बड़ी है और इन रिक्वायरमेंट्स को मैक्सिमम इंडिजिनसली ही पूरा किया जाना है। इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट भी क्लियर है और आर्म फोर्सेस भी अब क्लियर है। बाकी जो आर्चर NG का डिज़ाइन है ये काफ़ी हद तक इजरायली हेरॉन ड्रोन से मेल खाता है, जिनकी परफॉर्मेंस से इंडियन आर्म फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि दशकों से वो इनको इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमें जो रुस्तम 2 या फिर तपस BS-201 का प्रोजेक्ट है इसको एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देखना चाहिए, जिसमें कई टेक्नोलॉजीज प्रूव हुई हैं और अब ये टेक्नोलॉजीज कैरी फॉरवर्ड होने वाली हैं आर्चर NG प्रोग्राम में। मोस्ट लाइकली अब जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो आर्चर NG से ही पूरी करी जाएंगी और दृष्टि 10 की ज़्यादा लाइफ स्पेशली इस क्रैश के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस में दिखाई नहीं दे रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।